तो राइज एंड शाइन, एक्सट्रीम इंग्लिश वेलकम्स यू। दिस इज दीपक और आप देख रहे हैं ए जेन्युइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मैं इस कोर्स को जेन्युइन क्यों कह रहा हूं, ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, पर्सपेक्टिव का फर्क होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे दो फिल्में हैं, एक तुम्बाड़ मूवी है, एक हैप्पी न्यू ईयर मूवी है। तुम्बाड़ मूवी इस पर्सपेक्टिव के साथ बनाई गई थी कि हमारे पास एक अच्छी स्टोरी लाइन है, एक अच्छा आइडिया है और इसे हम पॉजिटिव एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मूवी को बनाने के पीछे का ये रीजन था। और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा, उन्होंने यही कहा कि हाँ, ये जो हमने कीमत अदा की है इस मूवी के लिए और जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, वो वर्दी था। अब एक दूसरी मूवी आती है हैप्पी न्यू ईयर, जो ये शाहरुख खान की मूवी थी। इसमें आप पाएंगे कि स्टार बहुत बड़ा है पर मूवी एकदम घटिया है। एक बार देखने के बाद लोग डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही बाहर आए हैं। इस मूवी को बनाने का पर्सपेक्टिव ये था ताकि पैसे कमाए जाएं। देखिए, आइडिया ऐसे काम करता है कि एक बड़ा स्टार ले लो और कुछ भी बना दो। लोग ट्रायल ट्रायल लेने के लिए तो आएंगे जरूर, त्योहार का मौका था। और ट्रायल ट्रायल में हमारी वो जो मूवी है वो चल जाएगी, इतना पैसा हम कमा लेंगे, करोड़ों रुपए कमा लेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। इस मूवी के पीछे जो पर्सपेक्टिव था, जो नजरिया था इस मूवी को बनाने का, वो ये था कि पैसा कमाया जाए। और उन्होंने किया भी। ठीक है। एंड यूजर के नजरिए से अगर आप देखें तो उसको क्या मिला? उसने टाइम भी दिया, उसने पैसा भी दिया। इन दोनों चीजों के बदले उसे मिला सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। यही चीज यहां देखने की जरूरत है। इस कोर्स का नाम हमने जेन्युइन रखा है, ए जेन्युइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जेन्युइन इसीलिए क्योंकि आप पाएंगे कि यूट्यूब पे और भी कई सारे चैनल हैं जो हिट हो गए हैं ऑलरेडी, पर वो कॉन्स्टेंटली ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जिसको कंज्यूम करने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर्सपेक्टिव उनका आपको अच्छी इंग्लिश सिखाने का नहीं है। उनका पर्सपेक्टिव यह है कि कुछ भी डाल दो, व्यूज आ जाएंगे और पैसा बन जाएगा। ठीक है। पर इस कोर्स को मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए डेवलप किया है ताकि आप सच्चाई जान सकें। कुछ झूठ हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि अंग्रेजी सीखना एक आसान काम है। नहीं साहब, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। ये एक मुश्किल काम है। एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। मेरी नजर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज्यादा इजी सब्जेक्ट्स हैं अगर आप स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए जो स्किल लगती है उसे सीखने की बात करें तो। ठीक है। क्योंकि मैथ्स में क्या है, आपको एक फॉर्मूला है, आपके पास एक फॉर्मूला है और उसमें कुछ डेटा आपने फिट किया तो उसी तरह से जुड़े हुए 10 सवाल कर लेंगे। पर जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, ग्रामर का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना आना चाहिए, आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए ताकि आप उन बातों को आगे रख सकें। ठीक है। तो इंग्लिश सीखना आसान काम नहीं है, पर इसे सिंपल बनाया जा सकता है, इसे फन बनाया जा सकता है, इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ये मेरा काम है। मैं वादा करता हूं आपसे कि इसको फन, इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में आपके सामने पेश करता रहूंगा। एक और झूठ जो बोला जाता है कि आप 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, 2 महीने में सीख जाएंगे। एक वीडियो तो मैंने देखा था जिसमें वो कह रहा था कि 1 घंटे में आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ये सब आपको झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। अंग्रेजी बोलना आप तब सीखेंगे जब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, एक कंटेंट क्रिएटर कर रहा है, उसकी डबल मेहनत, उसके दुगनी मेहनत आपको करनी होगी। आप करके आते हैं। आप यहां पर कुछ सीखने नहीं आते हैं, आप यहां पर सवाल लेकर आते हैं और उस सवाल का जवाब मांगने आते हैं। जब आप अपनी तरफ से सवाल, आपके मन से जो निकलता है उसको लेकर सामने आते हैं, तब आप जेन्युइनली सीख पाते हैं। और इस चैनल का जो पर्पज है वो एग्जैक्टली वही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ए जेन्युइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स को शुरू करते हैं। ठीक है ना। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो पूरा कोर्स हमने तैयार किया है वो है क्या। ठीक है ना। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो एग्जैक्टली मिलेंगी ही मिलेंगी और ज्यादातर ये जो क्लास होंगी वो डेली बेसिस पर होंगी। ठीक है। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेशंस भी दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेशंस में क्या होगा? जो भी हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। नोट्स आपको दिए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे, पूरी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी आपके लिए और डाउट क्लियरिंग लाइव सेशंस भी किए जाएंगे। इसके संबंध में भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली लाइव आऊंगा और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है। इसके बाद ये कोर्स क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या है इसमें?
सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, सभी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर जितने भी अंग्रेजी भाषा में बोले जाते हैं, जो भी नेटिव्स यूज करते हैं वो भी। साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ब लिस्ट, जो भी वर्ब्स की लिस्ट है इंपॉर्टेंट, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल हल्की फुल्की नहीं, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वोकेबलरी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएगी। ठीक है। कंप्लीट ग्रामर, ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर छोड़ देंगे। एक झूठ यहां मैं बताना चाहता हूं, एक झूठ जो बोला जा रहा है कि बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, पर एक लेवल के बाद अगर आप बिना ग्रामर की नॉलेज के अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनेंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए ग्रामर भी बहुत सीखना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम एक्सक्लूसिव क्लासेस भी होंगी। एग्जाम्स में जो जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी होगी। ये कोर्स बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा, जीरो से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से, यानी जो भी बेसिक है उसको पकड़ के चला जाएगा। ठीक है ना। और ये कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मिलेगा, फ्री है ये, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, नोट्स, टेस्ट्स और डाउट क्लियरिंग लाइव सेशंस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब देखिए, जब भी कुछ सीखना शुरू करते हैं, कोई नए काम शुरू करते हैं, तो आपके पास थंब रूल्स होने चाहिए। तो इस कोर्स में हमारे सिर्फ 2 थंब रूल हैं। ठीक है। थंब रूल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। थंब रूल यानी कि कोई भी दिशा निर्देशक नियम। जैसे आप समुद्र यात्रा करते हैं और समुद्र में जब कभी आप भटक जाते हैं तो आप किसी सितारे को देखकर या फिर किसी वॉच टावर को देखकर अपनी दिशा को सेट करते हैं, तय करते हैं। ठीक है ना। इसे ही थंब रूल कहते हैं। तो कभी भी आप इस कोर्स में भटकें तो ये रूल्स आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जाना कहां है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। पहला नियम है स्टडी लेस प्रैक्टिस मोर। ज्यादा पढ़ने के पीछे हम नहीं भागेंगे, कम होगा, जितना हमें आता है हम उतना पढ़ेंगे, उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे, और जब हमें लगेगा कि हमारी पकड़ मजबूत हो गई है तभी हम आगे जाएंगे। यानी हम ज्यादा पढ़ने के पीछे नहीं भागेंगे, कम पढ़ेंगे, पर जो भी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। प्रैक्टिस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरा हमारा थंब रूल है नो रिवीजन नो स्टडी। अगर आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो स्टडी करने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टडी में आप जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि आप उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, तो जो भी पढ़ें, पढ़ते टाइम ही आपको यह पता होना चाहिए कि आप उसका रिवीजन कब करने वाले हैं। ठीक है ना। तो 2 हमारे थंब रूल हैं। पहला थंब रूल है स्टडी लेस प्रैक्टिस मोर, दूसरा रहेगा नो रिवीजन नो स्टडी। और यहां एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं, जितने भी सोर्सेज हैं यूट्यूब पे या यूट्यूब से बाहर भी हैं, सारे अच्छे हैं। अगर आप सच में सीरियस हैं अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, तो ज्यादा चीजों के पीछे ना भागें। जैसे मैं 10 चैनल सब्सक्राइब कर लेता हूं तो मैं जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा, ये एक गलत अप्रोच है। 1 या 2 क्लासेस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैसेज दिया जा रहा है वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। 1 या 2 क्लासेस में ही आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि ये टीचर मेरे लिए सही है, इसकी जो पढ़ाने का तरीका है, जो शैली है, वो मेरी समझ में आती है। ठीक है ना। एक बार जब आपकी समझ में आ जाए, सिर्फ उसको फॉलो करें। आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई दूसरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप उससे जाके फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक को फॉलो करेंगे। एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। यानी कि कोई एक चीज पकड़िए और उसे रिलीजियसली, यानी पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ उसको फॉलो कीजिए। यही सबसे शॉर्टकट तरीका है जल्दी सीखने का। ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ को लीजिए और अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। पर्सनल नोट्स बनाने से बेहतर तरीका कोई नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को जल्दी सीखने का, क्योंकि वो जितनी जल्दी आपके डाउट को क्लियर करेगा, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो उतनी जल्दी, उतने फास्ट तरीके से आपके डाउट को क्लियर नहीं कर पाएगी। तो पर्सनल नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है। तो साहब, कोर्स की शुरुआत करते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे
स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। ये लिखे हुए हैं ABC, और मुझे पूरा यकीन है ये आपको आते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो पहले आप जाके सीखिए, क्योंकि ये आपको आना जरूरी है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा। देख लेते हैं आगे। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, किसी भाषा को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो अल्फाबेट साहब एक ही होता है। अल्फाबेट के अंदर लेटर्स 26 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। वर्ड शब्द, अक्षर समझ लिए, वर्णमाला समझ ली, अब शब्द समझते हैं। शब्द की क्या परिभाषा होती है? अक्षरों का एक सार्थक समूह। सार्थक से मतलब है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। जैसे एप्पल, इसमें 5 लेटर्स हैं, इसका अर्थ होता है सेब, तो ये एक सही वर्ड है। APPQ, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये कोई वर्ड नहीं है। बॉल, बॉल 4 लेटर्स हैं इसके अंदर, इसका अर्थ होता है गेंद, हिंदी में से गेंद कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये भी एक सही शब्द है। BUZSE, ये कोई शब्द नहीं है साहब, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो यानी कि अक्षरों का कोई भी समूह मिल जाए तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। अक्षरों का एक सार्थक समूह, उसी को हम शब्द कहेंगे। अब वाक्य समझ लेते हैं। शब्दों का एक सार्थक समूह, सिंपल है ना साहब। जैसे अक्षरों के सार्थक समूह को हमने शब्द कहा था, तो ऐसे ही शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। आई एम ए बॉय, ये एक सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूं। बॉय AIM, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये सेंटेंस नहीं है। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, ये एक सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। डॉग फ्लाई अर्थ हेड, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये सेंटेंस नहीं है। यानी अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ निकलेगा तभी शब्द बनेगा और तभी वाक्य बनेंगे। अब हमने वाक्य की परिभाषा सीख ली है, अब हम वाक्य के भाग देख लेते हैं कि वाक्य के क्या क्या भाग होते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा बहुत ही सिंपल भाषा है। सिंपल यानी कि इसमें जो रूल हैं वो बहुत सेट हैं, ज्यादा बदलते नहीं है। अंग्रेजी भाषा का कोई भी वाक्य हो, उसमें यही फॉर्मूला लगता है, यही उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया टेंस के हिसाब से आती है, काल के हिसाब से। उसके बाद मुख्य क्रिया आती है और फिर कारक आता है। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया मेन वर्ब और कारक ऑब्जेक्ट। कारक यानी कि जो भी कर्ता नहीं है और मुख्य क्रिया नहीं है, उसको हम कारक में डाल देते हैं। आगे आप ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे इसे। आगे है इसे, जैसे एक सेंटेंस हमने एग्जांपल ले लिया। ये एक सेंटेंस है, सोनू इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट कौन है? कौन बाजार जा रहा है? सोनू बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले सोनू लिख लिया हमने। प्रेजेंट टेंस है लिखा हुआ है यहां पर, तो ये हमारा इज आ गया। सोनू क्या क्रिया कर रहा है? इज इसीलिए आया क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। आगे आप चीजों को समझेंगे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, पर अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि भाग क्या क्या होते हैं एक सेंटेंस के, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं। सोनू कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है। जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, तो ये आ गया गोइंग। अब ये हो गया पूरा, ये जो यहां से लेके यहां तक है, टू द मार्केट, ये है पूरा ऑब्जेक्ट इसका। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं। 3 तरह के टेंस होते हैं। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो या तो उसे हम अभी कर रहे होते हैं वर्तमान में, या हमने भूतकाल में किया होता है, या हम भविष्य में करने वाले होते हैं। वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, भूतकाल को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट और भविष्य काल को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं।
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं आप, अगर आप इनको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, इसका अनुवाद नहीं कर पा रहे हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। एक एक चीज को बारीकी से आपको सिखाया जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है बस इतना समझिए, सेंटेंस के पार्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। धोनी क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया धोनी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएगी, मेन वर्ब के साथ एस लगा दिया जाएगा। ये बाद में आपको गंभीरता से तसल्ली से सिखाया जाएगा, ठीक है। क्रिया क्या है इसमें, धोनी क्या करता है, खेलता है, तो प्ले खेलने को इंग्लिश में कहते हैं, तो धोनी प्लेज, उसके बाद जो भी बचता है उसे ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए, क्रिकेट, धोनी प्लेज क्रिकेट। मैं कॉफी की जगह चाय पसंद करता हूं, इसमें करता कौन है, करता है मैं, यानी कि मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ये भी इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लगेगी। पसंद करना, पसंद करने को इंग्लिश में कहते हैं लाइक करना, ठीक है ना, आई लाइक, उसके बाद जो भी है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है मैं आपको क्या बताना पा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताना चाह रहा हूं ताकि आप इन्हें अलग से पहचान सकें कि कौन सा हिस्सा क्या है, किस नियम के आधार पर वो हिस्सा लगेगा, ये हम बाद में समझेंगे। सीमा पाकिस्तान से भारत आई है, इसमें करता है सीमा, हेल्पिंग वर्ब है हैज, आई है वर्तमान की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सीमा ने क्या किया है, आई, आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, बाकी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट पार्ट है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम को अंग्रेजी में कहते हैं वी, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है आर। सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, बाकी जो भी बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, रहा हूं प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग, बाकी जो भी बचता है उसे हम डाल देंगे इंग्लिश में, ठीक है। लास्ट, ये वही लड़का है जो परीक्षा में फेल हो गया था। यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं और इसीलिए इस सेंटेंस को यहां पर लिखा गया है ताकि आप बड़ी आसानी से समझ पाएं। ये वही लड़का है जो फेल हो गया था, इसमें इतना लंबा सब्जेक्ट है। दिस इज द सेम बॉय हु, यहां तक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। था लगा हुआ है तो ये पास्ट का यानी कि भूतकाल का वाक्य है, इसीलिए यहां पर सेकंड फॉर्म आई है। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगी, मेन वर्ब, फेल होने को इंग्लिश में फेल होना ही कहते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म लगी है फेल्ड, बाकी जो भी बचता है परीक्षा में ये ऑब्जेक्ट है इसका। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, यहां से लेके यहां तक इसका सब्जेक्ट है। ये वही लड़का है जो, दिस इज द सेम बॉय हु, ठीक है ना। ये वही लड़की है जो हर सरकारी नौकरी वाले लड़के पर लाइन मारती है, इसमें सब्जेक्ट देखिए, दिस इज द सेम गर्ल हु, यहां तक इसका सब्जेक्ट है। क्या करती है, लाइन मारती है, ट्राइज टू वू, लाइन मारने को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई टू वू। इसके बाद जो भी है, एवरी गाय विद ए गवर्नमेंट जॉब, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, विद ए गवर्नमेंट जॉब, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है ना साहब। इसी सड़क पर पुलिस और गुंडों की मुठभेड़ हुई थी। अब देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो देयर का प्रयोग करेंगे, देयर वॉज एन एनकाउंटर बिटवीन पुलिस एंड गूंस ऑन दिस रोड, तो सब्जेक्ट की जगह हमने देयर लिख लिया, पास्ट में थी लिखा हुआ है तो हमने वॉज लिख लिया, क्या हुआ था, एन एनकाउंटर हुआ था तो एनकाउंटर लिख लिया। अब बिटवीन पुलिस एंड गूंस ऑन दिस रोड, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। देखिए अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। अभी मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किस नियम के आधार पर ये पार्ट्स बनाए जाते हैं, ये हम बाद में तसल्ली से समझेंगे। अब ये सेंटेंस आपका टेस्ट है, आपको सिर्फ ये बताना है कि वह लड़का जो खो गया था मिल गया है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है।
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। जो भी सब्जेक्ट हो उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए, आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते तो आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखें। लिखने से क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, हमारा दिमाग जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे बहुत ही आसानी से और लंबे समय तक याद रख पाता है। तो कमेंट सेक्शन में या फिर किसी अपनी कॉपी पर लिखना चाहें तो उस पर भी लिखें, पर लिखें जरूर कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। वह लड़का जो खो गया था मिल गया है, सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको बताना है। ठीक है ना साहब, आगे बढ़ लेते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ लिया, अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ ए सेंटेंस। बहुत ही आसान है ये भी। सकारात्मक होते हैं सब सेंटेंस, नकारात्मक होते हैं। प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं। पहले वो प्रश्नवाचक जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है वो प्रश्नवाचक 1 की कैटेगरी में आते हैं, और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता होती है वो प्रश्नवाचक 2 की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। सकारात्मक सेंटेंस क्या होते हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? सोनू बाजार जाता है, सीमा बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत पुरानी इमारत है, मिस्टर शर्मा बहुत मेहनती आदमी है, शर्मा जी का लड़का बहुत ऊधम मचाता है। ठीक है ना। ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, हम भारतीय हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को सकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि ना ही इसमें किसी चीज की मनाही की जा रही है, ना शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी तरह का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, और सकारात्मक सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक सेंटेंस यानी ये मना करने वाली चीज है। ठीक है, इसमें हर चीज के लिए मना किया जाता है। सोनू बाजार नहीं जाता है, सीमा बहुत सुंदर नहीं है, ताजमहल बहुत पुरानी इमारत नहीं है, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, ऐश्वर्या राय अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है ना। तो जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द आए वो नकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं और उनको अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, प्रश्नवाचक प्रथम। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है उनको प्रश्नवाचक प्रथम कहा जाता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या सोनू बाजार जाता है? अब इसका उत्तर हाँ ना में दिया जा सकता है। हाँ सोनू जाता है, नहीं सोनू नहीं जाता है। तो यानी कि ये प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है। क्या सीमा बहुत सुंदर नहीं है? हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। क्या ताजमहल पुरानी इमारत नहीं है? इसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम प्रश्नवाचक फर्स्ट कहेंगे। ठीक है ना। प्रश्नवाचक सेकंड, वो प्रश्न जिनका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, ज्यादा जानकारी की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रश्नवाचक द्वितीय सेकंड कहा जाता है। सोनू बाजार कब जाता है? अब इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, आपको कोई टाइम बताना पड़ेगा, कोई समय बताना पड़ेगा। ठीक है ना। सीमा सुंदर क्यों नहीं है? इसके आपको कारण बताने पड़ेंगे, थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी। ताजमहल को कब और किसने बनाया था? अब आप बोल दो हाँ, तो ये तो इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हुआ। आप बोल दो नहीं, तो भी नहीं हुआ। यानी आपको थोड़ी और जानकारी देनी पड़ेगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रश्नवाचक 2 की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रीकैप, अब तक हमने जो भी सीखा वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी स्लाइड है। ठीक है ना। लेटर्स, अक्षर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई को लेटर अक्षर कहा जाता है। अक्षरों के समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं भाई? अल्फाबेट एक ही होता है। ठीक है। लेटर्स 26 होते हैं। वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड यानी शब्द कहा जाता है। शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग यानी शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहा जाएगा। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस हमने पढ़ लिए।
सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और यही अंग्रेजी में बनने वाले ज्यादातर सभी वाक्यों का फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्म में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्रथम और प्रश्नवाचक द्वितीय। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत कम समझा है हमने, पर जो समझा है स्टडी लेस प्रैक्टिस मोर, यानी जो भी हमने समझा है उसे अच्छी तरह पकड़ बनाएं, उस पर उसका रिवीजन जरूर करें। और डेली वीडियोस मिलेंगे आपको, और आपको प्रैक्टिस बस करते रहनी है, ठीक है ना? प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा और डेली रहिएगा। मेरा आपसे वादा है, 3 महीने का झूठ मैं आपसे नहीं बोलूंगा, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो 6 महीने के अंदर आपको रेवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना साहब? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, बाय बाय।